हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू हिज लव पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई साल एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर ये पोएम आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है या आप जिस ईयर में पढ़ते हैं उस ईयर में है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट होता है और कई साल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना इसमें बनी रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ शेक्सपियर्स टू हिज लव। इस प्रकार से आपको इसको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे आपको क्रिटिकल शब्द आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो है इस पोएम को जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया है, इस पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन को। जहाँ पे आपको ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपको आगे के पार्ट्स को लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको 6 पार्ट दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको इस पोएम के जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है उसको रिमेंबर करने में आसानी रहेगा, उसको याद करने में आसानी होगी, आपके दिमाग में वो रहेगा। जैसे कि आपको इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते समय आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, उसके बाद मोरल आइडिया ऑफ द पोएम, फिर इमेजरी एंड फिगर ऑफ स्पीच, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, उसके बाद कंक्लूजन। दोस्तों, ये फॉर्मेट आप अपना सकते हैं अपने एग्जाम में इसका आंसर लिखने के लिए। बाकी अगर आपके पास अच्छी जानकारी है तो आप इसमें से कई जो पॉइंट्स हैं उनको बदल भी सकते हैं और उनकी जगह नए पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से लिखने आता है। तो ये 6 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तब भी आपका जो है आंसर काफ़ी अच्छा होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद होगी। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हम लोग इंट्रोडक्शन लिखे हैं उसको देखते हैं कि क्या है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में आपको पोएम का ओवरऑल जो है परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है कि इस पोएम में क्या बातें कही गई हैं और इसका क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस सोनेट टू हिज लव इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ पे पहली लाइन में जो है इस को किसने लिखा है, मतलब यहाँ पे कौन पोएट हैं उनका नाम दिया गया है कि यह सोनेट जो है टू हिज लव कंपोज किया गया है, यानी कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आगे चलिए देखते हैं दिस सोनेट नंबर 18 ऑफ हिज 154 सोनेट। और ये सोनेट जो है 18वां सोनेट है 154 सोनेट्स में से। ऑल द सोनेट्स आर इन द सीक्वेंस इन विच ही हैज एड्रेसेज हिज फॉल्स फ्रेंड एंड फेथलेस बिलव्ड। दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आल सोनेट यानी कि सभी सोनेट्स में जो है पोएट ने जो है अपने फ्रेंड्स को, यानी कि जो उसका फ्रेंड्स है, एक झूठा मित्र है और उसकी एक प्रेमिका है जो कि अविश्वासी है, जो उसे छोड़कर चली जाती है, उसके बारे में जो है यहाँ पे बातें करता है। और पोएट जो है वो यहाँ पे कई तरीके की बातें करता है अब पूरे सोनेट्स में। जैसे कि वो सुंदरता को मापता है, वो बताएगा कि सुंदरता जो फिजिकल ब्यूटी है, यानी कि जो शारीरिक सुंदरता है वो कुछ दिन के लिए ही रहती है, लेकिन जो मानसिक सुंदरता है, यानी कि जो आदमी के दिमागी सुंदरता कह सकते हैं या दिल की सुंदरता है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर एक आदमी दिल से अच्छा है और वो दिखने में बुरा है, तब भी जो है वो अच्छा आदमी होगा, उसकी दिल की जो सुंदरता है वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक आदमी की जो सुंदर है और दिल से बुरा है, उसकी जो है सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो उसका बुरापन है वो बना रहेगा। तो यही सारी बातें जो है ये अपने सारे सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। तो यहाँ पे वो अपने एक गलत फ्रेंड यानी कि फॉल्स फ्रेंड्स और फेथलेस लव या फेथलेस बिलव्ड, यानी कि अपने जो अविश्वासी उसकी प्रेमिका है जो उसे किसी और सुंदर लड़के को देखने के बाद छोड़ के चली जाती है, उसके बारे में जो है ये पूरे सोनेट्स में वर्णन किया है। तो आगे चलिए अब देखते हैं दिस पोएम इज रिटन वाइल एड्रेसिंग शेक्सपियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह पोएम जो है वह लिखा गया है उसके जो है शेक्सपियर के दोस्त को एड्रेस यानी कि व्यक्त करते हुए। इन विच द पोएट्स राइट्स वाइल प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड दैट हिज ब्यूटी इज परमानेंट एंड कैन नेवर एंड। दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे पोएट जो कवि है उसने जो है लिखा है अपने दोस्त की ब्यूटी के बारे में, यानी कि सुंदरता के बारे में, उसकी सुंदरता को जो है बड़ाई करते हुए लिखा गया है कि यहाँ पे जो उसकी सुंदरता यानी कि शेक्सपियर के फ्रेंड्स की जो सुंदरता है वो परमानेंट है, यानी कि अस्थाई है और वो जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जो है दोस्तों बात की जाती है कि फिजिकल सुंदरता जो होती है यानी कि शारीरिक सुंदरता ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो लिखते हैं कि उसके फ्रेंड की जो सुंदरता है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इस पोएम में जो मेन थीम है वो यही है कि पोएट जो है वो अपने फ्रेंड्स की सुंदरता का बखान करता है, उसकी बड़ाई करता है और कहता है कि उसका जो सुंदरता है उसके फ्रेंड्स का वो कभी नहीं ख़त्म होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम में देखते हैं द ब्यूटी ऑफ अ समर डे इज चेंजेबल एंड टेम्पोररी बट द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स फ्रेंड इज मोर परमानेंट दैन दिस ब्यूटी। द पोएट वुड इमोर्टलाइज द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड थ्रू द सोनेट ही हैज़ रिटेन।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि द ब्यूटी ऑफ समर डे, यानी कि जो समर की यानी कि गर्मियों के दिन में जो सुंदरता होती है, वैसे तो यहाँ पे गर्मियों के दिन में अच्छा दिन नहीं माना जाता है, लेकिन शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि द ब्यूटी ऑफ समर डे, यानी कि जो इंग्लैंड है या ब्रिटेन है, वहाँ पे जो है जल्दी गर्मी नहीं होती है, यानी कि जल्दी धूप नहीं निकलता, सालों साल जो है वहाँ पे ठंड रहती है। तो वहाँ पे जो है जब गर्मी निकलती है तो उसे बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। तो यही यहाँ पे जो शेक्सपियर बोल रहे हैं कि द ब्यूटी ऑफ समर डे इज़ चेंजेबल, यानी कि जो समर के दिनों का यानी गर्मियों के दिनों की सुंदरता है, वह जो है बदल सकती है और वह जो है अस्थाई है, यानी कि वो जो टेम्परेरी है। बट द ब्यूटी ऑफ द पोएट फ्रेंड, या लेकिन जो इसके दोस्त की सुंदरता है, यानी कि शेक्सपियर के दोस्त की सुंदरता है, इज मोर परमानेंट, वह जो है वह ज़्यादा परमानेंट है, यानी कि अस्थाई है, देन दिस ब्यूटी, यानी कि जो मौसम की सुंदरता है जो कि बदलती रहती है, अस्थाई रहती है, उससे जो है बहुत ज़्यादा अस्थाई जो है उसके दोस्त की सुंदरता है। द पोएट वुड इमोर्टलाइज द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड थ्रू द सोनेट, यहाँ पे जो है पोएट जो है वो अपनी कविता के माध्यम से जो है ये अपने जो उसके दोस्त का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको जो है इमोर्टलाइज करना चाहता है, यानी कि उसको जो है अमर कर देना चाहता है, ताकि कभी भी जो इस पोएम को पढ़े तो उसकी जो सुंदरता है उसी तरह बनी रहती है। यहाँ पे पोएट की जो कहता है कि वो जो इस पोएम को लिख देगा, यानी कि वह जब टू हिज लव पोएम नाम को लिख देगा, तब जो है उसके दोस्त की सुंदरता जो है अमर हो जाएगी, क्योंकि जो है उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पेन से ये जो है लिख दी गई है, वह हमेशा जब भी कोई पढ़ेगा तो वो यही पढ़ेगा कि उसका दोस्त जो है वो सुंदर था। तो यहाँ पे जो पोएट अपने लेखनी के माध्यम से अपने दोस्त की सुंदरता को जो है अमर कर देना चाहता है। तो यह था सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, जहाँ पे जो है जो पोएट है वो अपने दोस्त की सुंदरता को जो है अमर कर देना चाहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है मोरल आइडिया ऑफ द पोएम। थ्रू दिस पोएम वी गेट अ विजन ऑफ द instability of external beauty in poetry. We find the line every fair from fair sometime decline, and the eternal beauty that is true never fades with the passage of time. यहाँ पे मोरल आइडिया जो है इस पोएम का उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा जा रहा है थ्रू दिस पोएम, यानी कि इस पोएम के माध्यम से वी गेट अ विजन, यानी कि हम एक नज़रिया पाते हैं, देखते हैं, ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी इन पोएट्री। यहाँ पे जो हम लोग इस पोएम के माध्यम से देखते हैं कि जो बाहरी सुंदरता है, जैसे कि खूबसूरती हो गई, गोरापन हो गया, या अच्छा शरीर हो गया, वो जो है अस्थाई है, यानी कि वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है, और वो समय के साथ जो है वो घटता जाता है, खर और एक दिन आता है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि वी फाइंड द लाइन, यहाँ पे हम लोग एक लाइन पाते हैं, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन, यानी कि जो सुंदरता होती है वो हमेशा जो है गिरती रहती है, एंड द इटर्नल ब्यूटी दैट इज़ ट्रू नेवर फेड विद द पैसेज टाइम। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन जो आंतरिक सुंदरता है, जो आदमी के अंदर की सुंदरता है, वह जो है कभी नहीं घटती है, कभी नहीं मरती है, चाहे कितना भी समय हो जाए, यानी कि समय बीत जाता है तब भी जो है एक आदमी अगर अंदर से सुंदर है, उसके विचार अच्छे हैं, तो वह जो है नहीं ख़त्म होते हैं। लेकिन जो बाहर की सुंदरता है, जो उसके शरीर की बनावट वगैरह है, वो वाली सुंदरता जो है समय के साथ जो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मोरल आइडिया यही हमसे मिलता है कि जो बाहरी सुंदरता की दिखाओं में ना आकर हमें जो है उस आदमी के अंदर की सुंदरता को देखनी चाहिए कि वो कैसा होता है। तो चलिए हम लोगों ने मोरल आइडिया तो देख लिया इस पोएम का, अब आगे चलते हैं, इमेजरी एंड फिगर ऑफ द स्पीच देखते हैं इस पोएम का। तो यहाँ पे जो है दिस सोनेट इज फुल ऑफ मैनी काइंड ऑफ इमेजरी, हेयर वी से मैनी मेटाफर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो सोनेट है वह बहुत ही कल्पनाओं से भरा हुआ है, यानी कि इसमें बहुत सारी कल्पना पोएट ने जो है वो की है। हेयर वी सी मैनी मेटाफर्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो है बहुत से रूपकों को देखते हैं, यानी कि रूपक अलंकारों को देखते हैं, क्योंकि रूपक अलंकार में हम लोग रूपों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे रूपक को जो है हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे कवि जो है रूपों के बारे में जो है वर्णन करता है कि कौन सी सुंदरता अच्छी है, क्या सुंदरता अस्थाई है या अस्थाई है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो है मेटाफर्स देखते हैं। आगे देखते हैं, द सन शाइनिंग इन द स्काई हैज़ बिन कॉल्ड द आई ऑफ ए हेवन, द ब्यूटी ऑफ फ्रेंड्स हैज़ बिन कॉल्ड इटर्नल समर, समर इज अ लवली सीजन इन इंग्लैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सन शाइनिंग इन द स्काई हैज़ बिन कॉल्ड द आई ऑफ एन हेवन, यानी कि यहाँ पे जो सूर्य है जो चमक रहा है आसमान में, उसको जो है स्वर्ग का जो है आँख कहा गया है। आप समझ सकते हैं कि जो सूर्य है उसे जो है स्वर्ग की आंखें कहा गया है, जो ये सूर्य चमक रहा है उसको जो है स्वर्ग की आंखें कही गई हैं। द ब्यूटी ऑफ फ्रेंड्स हैज़ बिन कॉल्ड इटर्नल समर, यहाँ पे जो है मित्र ने जो है, यहाँ पे जो शेक्सपियर हैं वह अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि उसका जो प्रेम है, यानी कि उसका जो सुंदरता है वो इटर्नल है, यानी कि वह ख़त्म नहीं होने वाला है, वो एक अस्थाई समर है, यानी कि अस्थाई गर्मी है जो ख़त्म नहीं होगी। जहाँ तक की बात करते हैं हम लोग सर्दियों वाले देशों में, वहाँ पे सर्दी सालों साल पड़ती रहती है और गर्मी कुछ दिनों के लिए ही आती है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो कहना चाहता है कि इसके फ्रेंड्स की जो है इटर्नल समर जो है वो अस्थाई है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है।
समर इज़ अ लवली सीजन इन इंग्लैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समर जो है यानी कि गर्मी जो है वह एक बहुत ही प्यारा यानी कि सुंदर मौसम है इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी सर्दियाँ होती हैं, इसीलिए गर्मियों के दिन में वो लोग खुश होते हैं। शेक्सपियर हैज़ यूज्ड द वर्ड समर। यहाँ पे जो है शेक्सपियर ने जो है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि शेक्सपियर ने जो है समर वर्ड का यानी कि समर शब्द का यानी कि ग्रीष्म ऋतु का जो है उपयोग किया है। फॉर हिज फ्रेंड ब्यूटी एंड ही डिस्क्राइब्ड इट एज इटर्नल समर बिकॉज फ्रेंड्स ब्यूटीज नेवर डाइज। यहाँ पे जो है अपने दोस्त के लिए जो है ये कवि है जो है वो अपने दोस्त की तुलना जो है वो इटर्नल समर से कर रहा है और कह रहा है कि उसके मित्र की जो सुंदरता है वह जो है कभी नष्ट नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया इमेजरी एंड फिगर ऑफ स्पीच। इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अपने आसानी से जाकर लिख सकें। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। यहाँ पे जो इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। द पोएम इज़ एन इंग्लिश सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स इंक्लूडिंग 3 क्वार्टरन एंड इज़ फॉलोड बाई अ कपलेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये इंग्लिश सोनेट है इसमें जो है 14 लाइनें हैं और इसमें 4-4 लाइनें की तीन जो है पद पद हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 स्टैंजा हैं जिसमें 4-4 लाइनें हैं और एक 2 लाइन का जो है दोहा टाइप है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कपलेट है 2 लाइन का और 4 लाइनों की जो है स्टैंजा टाइप है। तो यानी कि 14 लाइन की ये पोएम है जिसमें से 4 लाइन 3 बार दी गई हैं यानी कि 12 लाइन, और 2 लाइन जो दोहे की तरह है वो 2 लाइन जोड़ेंगे अब तो अब 14 लाइन हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है इस पोएम का स्ट्रक्चर है। आगे कहा जा रहा है द राइम स्कीम ऑफ पोएम इज। यहाँ पे जो है इस पोएम का जो राइम स्कीम आप कह सकते हैं वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी। जब आप पोएम को पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे राइम स्कीम का अंदाजा हो जाता है, तो आप पोएम से जाकर इसको मैच कर लें। ये जो है ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी जो है इसका जो है इस राइम स्कीम है इस पोएम का। तो हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम भी। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंक्लूजन, यानी कि हम लोगों ने इतने सारे पार्ट देखने के बाद अब इस पोएम का कंक्लूजन क्या निकलता है, इस पोएम में क्या बातें ऐसी हैं, क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं, ये सारी हम कंक्लूजन में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत छोटा कंक्लूजन लाया हूँ जिसको कि आप पढ़ के आसानी से याद भी कर सकते हैं, रट्टा मार के भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आती है तो आप जो है कंक्लूजन को और बढ़ा चढ़ा के लिखें, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि शेक्सपियर सोनेट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम allegorical point of view because in this sonnet poet expressed the beauty of his friends by using many images and metaphors. The way this poem is written is very simple. यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का जो सोनेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है अलंकार के रूप में वर्णन किया गया है, अनेक रूपकों का वर्णन किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो इनका जो पोएम है, ये जो टू हिज लव पोएम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस सोनेट पोएट एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। इस कविता में जो है पोएट जो है वो अपने फ्रेंड्स यानी अपने दोस्त की सुंदरता का वर्णन करता है बाय यूजिंग मेनी इमेज एंड मेटाफर्स, यानी कि बहुत सारी जो है इमेजेस को और मेटाफर्स यानी कि अलंकारों को रूपकों को प्रयोग करके जो है इसका बहुत ज़्यादा वर्णन करता है। पोएट जो है अपनी पोएट जो है अपने फ्रेंड की सुंदरता का वर्णन रूपकों का उपयोग करके बहुत ज़्यादा करता है, यानी कि रूपक अलंकारों का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। द वे दिस पोएम इज़ रिटन इज़ वेरी सिंपल। यह पोएम जो है जिस प्रकार से लिखा गया है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रवाहमयी है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और ये दिल से लिखा गया है, ये ना कि बनावटी के तरीके से लिखा गया है। ऐसा जो है मानना है इस पोएम को पढ़ने के बाद बहुत सारे लेखकों का। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया इस पोएम का सारा पार्ट्स, और उन सभी पार्टों में आपको कुछ बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं आएंगी। तो आपको जो है इसको जो है अच्छी तरह से याद करना होगा, क्योंकि आप जो है अभी इसको याद करेंगे तभी आपको जो है अच्छी तरीके से पूरी बातें समझ में आएंगी। तो आप इस पोएम को जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है उसको जो अच्छी तरह से याद कर लें, और आप इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम देना है, फिर मोरल आइडिया ऑफ द पोएम देना है, इमेजरी एंड फिगर ऑफ स्पीच जो है पोएम में वो देना है, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम देना है, और कंक्लूजन आपको देना है। जल्दी मैं आप लोगों को एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप कैसे लिख सकते हैं उस पर वीडियो लेके आने वाला हूँ, कि आप किसी भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आसानी से कैसे लिख पाएंगे। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो इंट्रोडक्शन तो पहले लिखना ही होता है, फिर सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम यानी कि जो इसमें केंद्रीय बिंदु हैं, मुख्य बातें जो हैं उनको लिखना होता है सेंट्रल थीम में। मोरल आइडिया यानी कि इससे हमें जो मोरल वैल्यू की यानी कि नैतिक शिक्षा की जो बातें मिलती हैं वो इसमें क्या है, यानी कि नैतिक बातें क्या हैं। इमेजरी एंड फिगर ऑफ स्पीच यानी कि यहाँ पे आपको अलंकारों वगैरह को लिखना रहता है कि यहाँ पे विशेषण अलंकार कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम यानी कि इस पोएम को जो है किस तरीके से लिखा गया है, कितनी लाइनें हैं, क्या राइम इसके में, ये सारी बातें स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम में लिख देते हैं, और उसके बाद एक आखिर में कंक्लूजन कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा टू हिज लव का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।